देखिए, अपना टॉपिक जो है आज एविडेंस लेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। देखिए, जनरली आपको जाहिर सी तौर की बात है, आपको जैसे कि इंटरव्यू के लिए ही क्वेश्चंस पूछेंगे वो। तो अब अगर उन्होंने एविडेंस एक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे तो वो पूछेंगे क्या आपसे? सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि बहुत सारा है इसमें, 167 सेक्शन है, सेक्शंस भी आपने पढ़ रखे हैं, सारी चीजें आपको पता है। क्योंकि मैं तो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपको जब इतना अपने प्री उसका पास कर लिया है तो आपको जनरल सारी चीजें के बारे में पता होगा। लेकिन अब वो पूछेंगे क्या आपसे, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहां पर आपके सामने क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ठीक है। सबसे पहली बात, यहां से जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो पूछेंगे केवल जनरल, ऊपर अंदर से कुछ ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे जो आपको दिक्कत में डाले। वो ऐसा कुछ पूछेंगे जो इस एक्ट का किसी और चीज से लिंक होता हो। जैसे कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 लिखा हुआ है। अब आपने कभी सोचा है कि 1872 जब यहां पर लिखा हुआ है और ये लॉ कब का है? 1872 का। और हम इंडिपेंडेंट हो गए, हमारे पास एक नया संविधान बन गया। बना कि नहीं बना? जब नया संविधान बन गया तो जो लॉ हमारे पास ऑलरेडी था, एग्जिस्टेंस में थे, उनको रिपील हो जाना चाहिए। क्योंकि नए संविधान से क्या होता है, सारे खत्म हो जाएंगे वो कानून जो पहले चल रहे थे गुलामी के। लेकिन ये कानून अभी तक चल रहा है, ऐसा कहां से हुआ इसके साथ? ये अभी तक रनिंग में क्यों है? इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता कौन है? समझ में आ रही मेरी बात? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो मना कर दिया होगा, जब अगर सीधी सी बात है, आप कोई नई चीज ले आओगे, नई व्यवस्था आ जाएगी, जब आपके पास गवर्नमेंट के पास कोई नई व्यवस्था आ जाती है तो ऐसी चीजें जो है वो स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे कानून हैं आपके सामने जो अभी तक एग्जिस्टेंस में है और चल भी रहे हैं। चाहे वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो, इंडियन एविडेंस एक्ट हो, आईपीसी हो। ये गवर्न हो कैसे रहे हैं? क्या हमने कुछ इसमें प्रावधान किया, कुछ अमेंड किए? क्या किया हमने इसमें? सवाल समझ में आ रहा है मेरे को, मेरा आपको क्या कह रहा हूं मैं आपसे? इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो बताओ क्या आंसर होगा इसका? सर आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन का सर इसको वैलिडिटी प्रदान करता है सर। और ऐसे लॉज को क्या कहा जाता है? संविधान पूर्व की विधियां सर। बिल्कुल। देखिए, ऐसे लॉज जो प्री एग्जिस्टेंस में, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ही एग्जिस्टेंस में है, ऐसे लॉज के बारे में आपको संविधान के अंदर। अब देखो, ये जब लॉ बना होगा तो किसने बनाया था? सर जेम्स स्टीफन ने। तो उसको फादर कहा जाता है इसका। लेकिन असेंट किसने दी होगी इसको? असेंट किसने दी होगी? उसका जो हेड होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, कौन था? गवर्नर जनरल होते थे। तो गवर्नर जनरल ने दी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंट और आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद से इसको असेंट किसने दी होगी फिर हमारे यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन हमें असेंट देगा। तो यहां पर आपको प्रेसिडेंट ही तो असेंट देगा इसके लिए भी। तो यहां पर आर्टिकल 372 जो है, आपको इसी के बारे में बताता है कि यहां पर असेंट जो है, ऐसे जो एक्ट रिपील हो गए थे या हो जाते, उनको रनिंग या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देने वाला आर्टिकल 372 के अकॉर्डिंग असेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है। बात समझ में आई? अब दूसरा क्या बनेगा इसके साथ क्वेश्चन आपका? आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बताओ
ये जो एक्ट है ये किस सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत आता है? कौन से सब्जेक्ट मैटर के अंदर? आप सब्जेक्ट मैटर कहां बता रखे हैं आपको? लिस्ट में बता रखे हैं। और ये जो लिस्ट है 7 शेड्यूल में बता रखे हैं। तो आपसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा, वो घुमा घुमा कर एक के साथ एक के साथ एक को जोड़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आंसर देते जाओगे वैसे वैसे वो पूछता चला जाएगा। वो कहेगा कि आपने कहा कि ये 7 शेड्यूल में, ये 7 शेड्यूल को पावर कहां से मिली, कौन सा आर्टिकल दे रहा है? 246 सर। 246 में दे रखी है बात। तो आर्टिकल 246 क्या कहता है, जिसकी वजह से 7 शेड्यूल बनाई गई? तो क्या कह रहा है वो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में। अब वो जब पूछेगा तो बताओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है? समझ में आ रही मेरी बात? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या कोई बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? क्या ये सेलिएंट फीचर है क्या किसी तरीके का संविधान का? है कि नहीं? बोलो। सेलिएंट फीचर है ना? हाँ जी तो सर। फिर अब वो पूछेगा आपसे, बताओ कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट अगर सब्जेक्ट मैटर किस लिस्ट का है, इसके ऊपर लॉ कौन बना समवर्ती सकता है? सूची। सर दोनों हाँ, बना सकते हैं। दोनों बना सकते हैं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। समझ में आ रही बात मेरी? जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती हैं तो ये किस अनुसूची का भाग हो जाएगा? 7th के अंदर कौन सी लिस्ट का होगा? समवर्ती सूची का हो गया। ठीक है। अब ये समवर्ती सूची में कौन सी एंट्री के अंदर बता रखा है? बात समझ आ रही मेरी? ऐसे ही सवाल आपके सामने पूछेगा वो, एक के बाद पूछता चला जाएगा। कौन सी एंट्री है वो जिसके अंदर इस तरीके की बात की गई है? अब वो केवल इसके, देखो मैं जो बता रहा हूं, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल बेसिक नॉलेज के आते हैं। ऐसा कुछ भी अंदर से ऐसा कोई ऐसी चीज नहीं पूछेगा जो बताओ कि इस आर्टिकल में या इस सेक्शन में कैसी कौन सी चीज बता रखी है। वो जनरल कंसाइंस के बेस पे आप पर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि वो आपका माइंड रीड करना चाहता है कि इसमें बंदे में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, इसको नॉलेज है या नहीं है, या इसने रटाई है सारा कुछ। बात समझ में आ रही है? समझने में और रटने में यही डिफरेंस देखना चाहते हैं वो, आपका आपका माइंड कितना काम कर रहा है। इंटरव्यू है क्या, एनालाइज ही तो कर रहे हो वो। तो यहां पर जब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तो क्या ऐसे ही क्वेश्चन आपसे सीआरपीसी से नहीं पूछे जा सकते? क्या ऐसा क्वेश्चन सीपीसी से रिलेटेड नहीं पूछा जा सकता? पूछा जा सकता है। आईपीसी के अंदर कहाँ है, सीआरपीसी में कहाँ है, ये तो पूछे जा सकते हैं ना। तो एक एक एंट्री जो जरूर याद करना है इसकी, कहाँ पे ये बता रखी है। तो इसका है एविडेंस लॉ, ओथ के बारे में, जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, सबकी जो एंट्रीज हैं वो एंट्री नंबर 12 है। सीआरपीसी को लेकर के कौन सी है? 2। और अगर वो आपसे इसी के बारे में पूछ ले, सीपीसी की एंट्री कौन सी है? 13। 13। इसी तरीके का आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? आपसे ये पूछेगा कि बताओ एविडेंस एक्ट जो है, वो पूछेगा कि बताओ एविडेंस एक्ट जो है या एविडेंस लॉ जो है उसके क्या बताइए, गोल्डन रूल बताइए। पहले तो पूछेगा गोल्डन प्रिंसिपल, गोल्डन रूल जो है एविडेंस एक्ट के, वो कितने हैं? कितने, क्या पूछेगा आपसे? सबसे पहले वो सवाल यूं नहीं करेगा सीधा ही कि बताओ गोल्डन रूल बताओ क्या है एविडेंस एक्ट के, उसके बारे में क्या जानते हो, ऐसा पूछेगा। या पूछेगा पहले कितने हैं। अगर आपने सही जवाब दिया कि 3 है तो वो पूछेगा बताओ कौन कौन से। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ये भी। तो कौन कौन से हैं गोल्डन रूल्स के? सर एक तो साक्ष्य को तोला जाए गिना नहीं जाए। साक्ष्य को तोला जाए गिना नहीं जाए, क्या ये गोल्डन रूल है?
इसको भी क्रम में बताना है। आप कैसे बताना है? क्रम में। क्या क्रम होगा इसका? पहला है, पहला क्रम है इसका कि भाई ये जो एविडेंस है, केवल एविडेंस जो है वो केवल किससे रिलेटेड होंगे? फैक्ट इन इशू से ही रिलेटेड दिए जा सकते हैं। उससे रिलेटेड, उसके अलावा कोई भी एविडेंस आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। अब वो आपसे ये पूछ लिया, आपने बता दिया कि साहब एविडेंस में बी गिवन रिलेटिंग टू द फैक्ट इन इशू। अब वो पूछेगा बताओ ऐसा प्रिंसिपल इन्होंने दिया क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इसकी देने की? समझ में आ रहा है मेरा सवाल? एविडेंस एक्ट जो है वो जो है इसके अंदर ये रूल जो है, गोल्डन रूल जो है, ये दिया ही क्यों है इसके अंदर? इसकी जरूरत क्यों है इसके लिए? तो बताओ क्यों है? बिल्कुल, यही मेन आंसर है इसका, कि वो चाहते हैं कि कोर्ट के सामने किसी तरीके की इररिलेवेंसी चीज, इररिलेवेंट फैक्ट जो है कोर्ट के सामने आएंगे तो कोर्ट पर बढ़ेगा क्या? बर्डन। और उस बर्डन से होगा क्या? लोगों को उचित टाइम पर, उचित समय पर न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि एविडेंस केवल किससे रिलेटेड दिए जाने चाहिए? फैक्ट इन इशू से ही रिलेटेड दिए जाने चाहिए। पहला गोल्डन रूल क्लियर है। दूसरा इसी तरीके का आपके सामने गोल्डन रूल आता है, और वो क्या आता है बताओ? इसने क्या कहा? फर्स्ट स्टार्ट क्या किया? गोल्डन रूल कि एविडेंस हमेशा किससे रिलेटेड हो? फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो, वही एडमिसिबल होगा। अब यहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, बताओ इसी प्रिंसिपल के बारे में किस सेक्शन में पूछा गया, बताया गया है? तो सर वो है आपके, 5। बिल्कुल, सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर है आपके सामने 5। दूसरा आपके सामने एक और सवाल आएगा, जैसे कि यहां पर फैक्ट इन इशू से रिलेटेड आपने बता ही दिया कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड क्या होगा? सेक्शन नंबर 5 होगा। अब वो पूछेगा बताओ फैक्ट इन इशू होता क्या है? बिल्कुल, जहां पर कोई ऐसी चीज हो, बहुत ही सिंपल तरीके से, कि पार्टीज के बीच में किसी बात को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के क्या हो जाए, किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाए, डिस्प्यूट अराइज हो जाए, वो हर चीज क्या बन जाती है? फैक्ट इन इशू बन जाती है। अब वो पूछेगा बताओ ये क्या सिविल में ही होती है क्या? विवाद तो जितने जनरली सिविल में ही होते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के और चीजों को लेकर के, क्या ये चीज क्रिमिनल में भी होती है क्या? तो आपको यही तो बताना है कि साहब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो दोनों ही लॉज के ऊपर लागू होता है, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो, और दोनों ही पार्ट पर ये कार्य करता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि ये सब्सटेंटिव लॉ को इंप्लीमेंट कराने का सहायक है, कि उसमें क्या दिया जाए, निर्णय दिया जा सके सब्सटेंटिव लॉ के आधार पर। ऐसा ही तो होगा, तभी तो किसी को राइट मिल पाएगा, किसी को ड्यूटी मिल पाएगी, और किसी की लाइबिलिटी भी अराइज की जा पाएगी। बोलो हाँ या ना? तो इसी चीज को यहां पर फैक्ट इन इशू के दौरान बताया गया। बात समझ में आ रही है? हाँ पूनम जी, ललिता जी, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, कैमरा ऑन करके रखिए ललिता जी अभी, क्योंकि एक्सप्रेशन से हमें और ज्यादा अच्छा पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं और कितनी नहीं आ रही। ठीक है? तो एक्सप्रेशंस जो है आपके कहने पर, बोलने पर ही आते हैं आपको, और इंटरव्यू में यही चीज जो है, आपने अभी तक अगर इतने अच्छे जवाब दिए हैं, अगर गलत जवाब भी दिए हैं, वही काम आएगा आपको इंटरव्यू में। मैं हमेशा बताता हूं कि इंटरव्यू केवल एनालिसिस है आपका, आपके सही गलत जवाबों में फर्क नहीं पड़ रहा उनको। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना चाहते हैं, वो आपका कंसाइंस वे देखना चाहते हैं कि व्यक्ति काम करेगा भी नहीं करेगा, काम है कि, काम का है भी कि नहीं है।
तो जितना बार आप इंटरेक्शन करोगे, जितनी बार आप पूछोगे, समझोगे, तभी आपका दिमाग भी चलेगा और उसी हिसाब से आप आंसर भी कर पाओगे। लेकिन दिमाग में अगर आंसर तो है लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे, तो क्या इंटरव्यू में बोल पाओगे कुछ? पूछेगा तो आपसे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस जो रेज होता है वो केवल इसी तरीके से हो सकता है कि जब इंटरेक्शन हो, बातचीतों की समझ हो कि वो पूछ क्या रहा है और हम बता क्या रहे हैं। अब देखो मैंने क्या कहा आपसे कि पूछ क्या रहा है और हम बता क्या रहे हैं। क्या ऐसी कैपेसिटी किस व्यक्ति में होनी चाहिए जो कोर्ट में पेश किया जा सकता हो? बताओ किस सेक्शन के अंदर आएगा ये? समझ में आया मेरा सवाल क्या सर कहा? 118 में सर। बिल्कुल। सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर है 118। बहुत बढ़िया। सेक्शन नंबर 118 क्या कहता है बताओ? सक्षम साक्षी के बारे में बताता है सर। सक्षम साक्ष्य के बारे में बताता है, विटनेसेस के बारे में पूछ रहा है वो आपसे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, जो शब्द मैं बोल रहा हूं ना, वो शब्दों को ही देखेगा आपकी को, क्योंकि एविडेंस जो है वो शब्दों पर ही आधारित होता है। वो कोई सा शब्द बोलो उसके सामने, वो उसी पर आपसे सवाल पूछेगा। तो 118 कहता है कि जो मैं पूछ रहा हूं उसका अगर वो सही सही जवाब दे पा रहा है, तो मेरे लिए वो व्यक्ति कौन बन जाएगा? कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाएगा। अब वो पूछेगा कि चलो कॉम्पिटेंट विटनेस तो ये हो गए, इसका मतलब क्या सभी व्यक्ति कॉम्पिटेंट विटनेस है? तो उसने दो कंडीशन बता दी उसकी। बता दी तो वो तो आपको पता ही है। लेकिन अब पूछेगा क्या वो, अब बताओ कॉम्पिटेंट विटनेस कौन नहीं हो सकता? मैंने क्या बताया कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप पूछेगा वो आपसे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन वो पूछेगा केवल 3 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट पे जब पूछेगा तो आपसे, क्योंकि दूसरा भी पैनलिस्ट बैठा होगा तो वो भी पूछेगा आपसे कुछ ना कुछ। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको अब बताना है कि बताओ इसके एक्सेप्शंस क्या होंगे। तो इनकॉम्पिटेंट, अगर मैं इन जनरल कहूं इनकॉम्पिटेंट विटनेस के बारे में, तो वो कौन हो सकते हैं? अब वो कहेगा कि बताओ। अब इन्होंने बहुत बड़ी विवाद वाली बात छेड़ दी है। ल्यूनेसी के बारे में इन्होंने बात कर दी है। तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ल्यूनेसी, या ल्यूनेटिक पर्सन जिसको कह रहे हैं, वो उस टाइम पे तो कॉम्पिटेंट नहीं है। लेकिन क्या इसी के बारे में सेक्शन नंबर 118 भी कुछ प्रावधान करता है क्या? क्या वो कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है? तो वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। लेकिन लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में कि ये बन नहीं सकता, वो क्योंकि घुमाएगा आपको इन्हीं क्वेश्चंस में। ठीक है। अगर अब आपने जैसे कहा कि भाई बेसिकली सवाल जो है, आपको ये अगर प्रिंसिपल्स पता है कि कॉम्पिटेंट विटनेस होता कौन है, तो आपसे सीधा सीधा सटीक सवाल वो पूछेगा कि क्या जो कॉम्पिटेंट पर्सन सेक्शन नंबर 111, सेक्शन नंबर 11 और 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बता रहे हैं, क्या बता रखा है वहां पे ऐसा? कैपेसिटी टू, क्या बता रखा है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रखा है। तो अब वो पूछेगा साउंड माइंड के बारे में और ये सारी चीजें। तो क्या कोई माइनर जो है, ऐसे क्वेश्चन देखो कहां से लिया उसने, कॉन्ट्रैक्ट से उठाया, और पूछ कहां रहा है, एविडेंस में पूछ रहा है। और अब वो पूछेगा बताओ माइनर, माइनर जो पर्सन है, क्या वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है क्या? तो यस सर। अब वो आपसे पूछेगा कि भाई चलो कॉम्पिटेंट विटनेस हमने वो भी बना दिया। अब वो पूछेगा बताओ कि अगर ये कॉम्पिटेंट विटनेस है, तो क्या इससे संबंधित कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो माइनर भी हो लेकिन वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं बन सकता? कोई एग्जांपल देके बताओ। तो वही प्रिंसिपल जनरल रूल क्या है इसका, पढ़ा है ना, टेंडर एज के बच्चे जो हैं वो एक्सेप्शंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वही है इसका आंसर। और दूसरा क्या बता सकते हो? दूसरा अनसाउंड माइंड। लेकिन इसका जनरल रूल क्या कहलाएगा कि जो आंसर नहीं दे पाता, जो समझ नहीं पाता, रैशनल आंसर नहीं दे पा रहा है, वो हमारे लिए कॉम्पिटेंट विटनेस। क्लियर हो रही है बात? तो यही इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे। पहला प्रिंसिपल समझ में आया? देखो कहां से मैंने कहां तक की चीजों को लेके गया हूं,
वो ऐसे ही सवाल आएंगे आपके सामने। फैक्ट एंड इश्यू समझ में आया? चलिए, अब अगर वो पूछे क्रिमिनल केस में कैसे फैक्ट एंड इश्यू हो सकते हैं, बताओ। सिविल केस में तो प्रॉपर्टी के विवाद हो गए, क्रिमिनल केस में क्या फैक्ट एंड इश्यू होंगे, ललिता जी? तो जैसे ए ने बी की मृत्यु कारित की है, तो इसमें ए ने बी का इशू हो मर्डर कर सकता दिया, है क्या? ए ने बी की मृत्यु कारित की। बिल्कुल। मतलब जिस चीज पर भी क्वेश्चन रेज हो जाए वो सब क्या बन जाएंगे उसके लिए, फैक्ट एंड इश्यू, चाहे वो कोई भी फैक्ट हो। एक तरीके से मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं, फैक्ट का मतलब क्या होता है ये तो पता होगा। तो वो बात, ये फैक्ट एंड इश्यू वाली बात तो मैंने एकदम से बहुत आगे से प्रिंसिपल से जोड़ दी है, लेकिन वो सीधे पूछेगा कि बताओ फैक्ट जो हैं वो क्या होते हैं। ये तो घुमाने वाली बात हो गई। अगर ऐसे बताओगी तो वो इंप्रेशन सही नहीं जाएगा, आप घुमा रही हो बातों को। अगर कहोगी ये एविडेंस में होते हैं, इसमें होते हैं, उसमें होते हैं, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा आपकी बात से। वो आपसे 10 क्वेश्चन और कर देगा इसी चीज पे। क्वेश्चन हमें क्या देना है, आंसर उसका डायरेक्ट देना है। कॉन्फिडेंस तो तभी दिखेगा ना आपका। हाँ तो बताओ फैक्ट क्या होते हैं, बहुत ही सामान्य सी भाषा में अगर वो बताओगे आप उसे, उलझाना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल इजी भाषा में उसको बताना है कि इसका मतलब क्या है। अगर आपने अपने शब्दों में उसे उलझा दिया ना तो वो तुम्हें उलझा देगा, ध्यान रखना। मेन यही चीज है इसकी कि कोई भी चीज हो आपके सामने, लेकिन वो कैसे प्रकट हो रही है हमको, सेंसेस से पता चल रहा है उसके बारे में, और परसीव कर पा रहे हैं, उसे ग्रहण कर पा रहे हैं सेंसेस से। और कितने सेंसेस हैं हमारे पास? सर 5। वहां जाके मत कह देना कि 6 सेंसेस हैं, 5 ही सेंसेस हैं। तो अब आपको पता है उनके बारे में। अब वो जब क्वेश्चन वहां से उठाया है तो आपसे सीधे ही दोबारा एक और क्वेश्चन होगा कि बताओ ऐसे सेंसेस से अगर आपने डायरेक्टली किसी फैक्ट एंड इशू के बारे में जाना है, किसी तथ्य के बारे में जाना है, तो ऐसे एविडेंस को किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, किस तरीके से उसका एविडेंस दिया जा सकता है। बताओ आंसर क्या होगा इसका। अगर मैं कहूं एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, अब समझ में आ गए? तो बताओ कौन सा है ऐसा एविडेंस जिसको आप कोर्ट में जाकर के, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, पढ़ा है ना इसके बारे में। अब यही प्रिंसिपल आपका थर्ड प्रिंसिपल बन जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सा ज्यादा घुमा दिया है। पहला प्रिंसिपल तो आपको फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड समझ में आ गया। दूसरा प्रिंसिपल आपका कौन सा है, हियर से एविडेंस। कौन सा है? अब देखो यहां पर लिखा तो इसने हियर से एविडेंस है, लेकिन कहता क्या है कि हियर से एविडेंस नॉट बी, इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट। अब कह रहा है कि भाई हियर से एविडेंस जो है वो तो कोर्ट में एडमिसिबल होगा ही नहीं। अब वो आपसे, आपने प्रिंसिपल बताया, ध्यान रखना। आपसे 3 गोल्डन रूल पूछे उसने, पहले तो बताने हैं 3। 3 में आपने बताया फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होते हैं, ये जनरल रूल ही तो है। अब वो बताएगा कि बताओ हियर से एविडेंस एक्सेप्ट क्यों नहीं किए जाते, ऐसा क्या है जो ये गोल्डन रूल बता ये एडमिसिबल ही नहीं होगा, कंपलसरी हो गया इसका मतलब ये कोर्ट के लिए। बताओ। रिलायबिलिटी नहीं है, वीक एविडेंस है, सब मान लिया, लेकिन कोर्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? वीक एविडेंस भी तो काम ही आता है कोर्ट के, रिलेवेंट ही तो है वो भी। क्योंकि सर सेक्शन 60 में लिखा हुआ है ना, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। एक एक करके, एक एक करके। हाँ ललिता जी आप बताइए। सर सेक्शन 60 में लिखा हुआ है सर, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष ही होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष ही होना चाहिए,
लेकिन यहाँ तो हियर तो से सर एविडेंस की बात अनुश्रुति, कर रहा हूं ना मैं, सेक्शन नंबर 60 के अकॉर्डिंग तो तो बता सर दिया, उसी लेकिन गोल्डन रूल तो उससे पहले ही डाल दिए होंगे जब एविडेंस का निर्माण किया होगा किसी ने। मेन ऑब्जेक्टिव वहीं से निकल के आता है जो ऊपर आपने पढ़ा था अभी, स्कोप, बर्डन बढ़ जाएगा कोर्ट के ऊपर, क्योंकि हियर से एविडेंस इन जनरल इररिलेवेंट ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य निकल के आ जाते हैं उसमें। किसने क्या देखा, किसने क्या सुना, हर व्यक्ति को विटनेस बना लेंगे क्या हम? भाई 100 लोगों ने देखा, 100 लोगों ने सुना, एक से एक दूसरे लिंक तक पहुंच गया, यहां से वारदात चालू हुई और वो तो कहां तक पहुंच गई, चलते चलते पाकिस्तान तक पहुंच गई। क्या पाकिस्तान का व्यक्ति भी विटनेस बन जाएगा हमारे लिए? तो ऐसे तो कभी अंत ही नहीं होगा हियर से एविडेंस का। होगा क्या? हियर से एविडेंस का अंत ही नहीं होगा। इसी चीज को खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि भैया सुनी सुनाई बातें, अनुश्रुत साक्ष्य जो हैं उनको भी एडमिट नहीं किया जा सकता। ये जनरल रूल है, लेकिन इस जनरल रूल के आपसे अब पूछेगा क्या वो? अब पूछेगा एक्सेप्शंस। अब यहां से आती है शुरुआत। क्या पूछेगा अब? अपवाद पूछेगा इसके। अब बताओ कौन कौन से अपवाद होंगे इसके। सीधे 32 पे पहुंच गए। सेक्शन नंबर सबसे पहला आता है 6। सेक्शन नंबर 6 में ऐसा क्या बता रखा है जिसकी वजह से मना कर रहा है? हियर से एविडेंस है, पहले तो ये बताओ कि हियर से एविडेंस कैसे है, फिर उसका बताओ कि उसको एक्सेप्शन के तौर पे माना जाता है। बता दो दिया कि सेक्शन नंबर 6 पूछेगा भी सही। अब एक ही समव्यवहार में सेम ट्रांजैक्शन में तो बहुत काम होते हैं, टाइम प्लेस की भी बात की गई है, बहुत सारी चीजें भी उसमें हो जाती हैं। तो वहां पर जब बात की गई है कि सेम ट्रांजैक्शन में हो रही हैं, तो वो हियर से एविडेंस को भी क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका मतलब यही तो है, जब तो एक्सेप्शन के तौर पे मान रहे हो उसे, एडमिट कर रहे हैं उसे। तो अब बताओ अपवाद कैसे हो रहा है। पहले तो सेक्शन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हियर से एविडेंस बताओ क्या है, क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन में तो फैक्ट इन इश्यू भी बना होगा, सेम ट्रांजैक्शन में तो आई विटनेस भी देखे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन हमारी बात क्या चल रही है, हियर से एविडेंस की। तो आपने तो बता दिया सेम ट्रांजैक्शन में तो बहुत सारे एविडेंस निकल जाते हैं, नहीं मिलते? ओरल एविडेंस भी दे सकते हो, डायरेक्ट एविडेंस भी मिल रहे हैं, और कुछ 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 ना कुछ वैसे आई विटनेसेस के तौर पर और तरीके के डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, सपोर्टिव भी मिल रहे हैं। लेकिन हियर से एविडेंस का क्या रोल है वहां पे? बात समझ में आ रही है? तो सेम वही फैक्ट पे पूछो। मेन देखो, आप अगर अपने मूल सिद्धांत पे भटक जाते हो ना, तो फिर आपको सवाल भी समझ में नहीं आता। हमें पहले क्या समझना है कि हियर से एविडेंस होता क्या है, क्या होता है। सुनी सुनाई साक्ष्य के बारे में बता रहे हैं ये, कि सुने सुनाए साक्ष्य जो होते हैं या सुनी सुनाई बातें जो हैं वो साक्ष्य के तौर पर काउंट नहीं होती, यही बात सुनिए ना। तो अब ये कह रहा है कि हियर से एविडेंस एक्सेप्शन कैसे हुए, तो सेक्शन नंबर 6 में बता दो। तो मेन बात अगर वहां से मुद्दा निकल जाएगा तो सारी बात क्लियर नहीं हो जाएगी हमारी। जैसे कि सपोज करो, आप एग्जांपल क्या दे सकते हो, सपोज करो किसी का मर्डर हुआ या किसी को पीटा गया, और पीटते समय वहां पर लोगों ने देखा, तो वो तो साहब आई विटनेस बन गए। लेकिन वहां पर जो उसके बाद के बाद या पहले जो वारदातें हुई उसके बारे में जो सुना गया, कहा गया, वो सब क्या हो गया, किसी ने देखा क्या उसको होते हुए? तो तब लेकिन वो सराउंडिंग में जो बातें हुई, घुमा फिरा करके, जो वहीं के ही एरिया के इर्द गिर्द जो पास वाले जो लोग हैं उन्होंने इस चीज को होते हुए देखा, तो वो क्या बन गया उसका एक्सेप्शन, कह रहा है कि एडमिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जस्ट पास वाली बात है। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही अब आ जाता है, अब एक्सेप्शन में पहला तो आपने बता दिया सेक्शन नंबर 6। आपको केवल क्या बताना है, हियर से एविडेंस क्या होता है, फिर उसको एडमिसिबल कैसे नहीं माना जाता, फिर हाथ क्या तो उसके एक्सेप्शन बता देने। पहला है सेक्शन नंबर 6, दूसरा क्या है बताओ? सर स्वीकृति। क्या है?
स्वीकृति सर। स्वीकृति, स्वीकृति भी नहीं होती, और वो भी कौन सी? जो आपने किसके सामने की गई हो, किसी थर्ड पर्सन के सामने करी हो। अरे भाई खुद ही कर रहे हो तो फिर वो तो एक्सेप्ट हो जाएगी ना, फैक्ट इन इश्यू तो आपको ही पता है उसके बारे में। लेकिन आप खुद किसी और के सामने कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, ठीक है। अब देखो, एक तो आपको पता चल गया एडमिशन के बारे में। अब दूसरा सवाल जो बनेगा, अब वो पूछेगा कि भैया चलो एडमिशन तो हमने मान लिया तुम्हारा, क्या कन्फेशन में भी ऐसा कोई प्रावधान है क्या? क्या कन्फेशन भी एक्स्ट्रा जुडिशियल, या कन्फेशन जो डायरेक्टली या वॉलंटरी की जाती है, क्या वो भी हियर से एविडेंस के अंदर काउंट हो जाती है और उसका एक्सेप्शन मान के ले ली जाती है क्या? है तो वो हियर, देखो ध्यान ये रखना, कहीं सवालों में घूम जाओ, हियर से एविडेंस का बात हो रही है यहाँ पे। हियर से एविडेंस के एक्सेप्शन का मतलब है कि हियर से एविडेंस तो बेस्ट रूल ये कहता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, एडमिट ही नहीं होगा। लेकिन ये कह रहा है हियर से एविडेंस, ये एविडेंस हियर से ही बता रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं इसलिए उसके एक्सेप्शन है। बात समझ में आ रही मेरी? कहीं आप जैसे अभी उन्होंने कहा कि स्वीकृति, स्वीकृति तो बहुत तरीके की होती है, क्या सबको एक्सेप्ट कर लेगा क्या वो हियर से एविडेंस में? तो ये तो गलत हो गया सवाल ही, आंसर ही गलत हो गया इसका तो। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार जब हियर से एविडेंस की बात होगी तो किसी थर्ड पर्सन के सामने ही वो बात होनी चाहिए। खुद अगर गवाही दे रहे हो तो कैसे वो एक्सेप्ट हो जाएगी, हियर से एविडेंस में काउंट हो जाएगी क्या? हो ही नहीं पाएगी। इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब एडमिशन तो समझ में आ गया, फिर आ गया आपका कन्फेशन। ये कन्फेशन कैसा होना चाहिए? अगर आप कोर्ट में जाकर के खुद ही अपने ऊपर क्या कह रहे हो कि साहब मैंने ही अपराध किया है, तो क्या वो हियर से एविडेंस बन जाएगा क्या? हाँ ललिता जी बताइए, आपने खुद ने जुर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है, खुद ने जुर्म स्वीकार कर लिया और कोर्ट में जाकर के कर लिया, क्या वो हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन बन सकता है क्या? नो सर, क्यों नहीं वो बन तो सकता? डायरेक्ट एविडेंस हो गया सर। क्योंकि वो हियर से एविडेंस है ही नहीं, तो एक्सेप्शन कैसे बनेगा? बात समझ में आ रही है ना? तो वो आपसे कैसे भी घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा, और इसी में ही देखो केवल गोल्डन रूल में ही पूरा एविडेंस एक्ट छुपा हुआ है। अगर मैं एक एक चीज को खोलूंगा ना, किस किस तरीके से कहां कहां से कौन सी चीज आ रही है, इसलिए कहा जाता है कि गोल्डन रूल का मतलब ही है कि इन्हीं पर वो बेस्ड है पूरा एविडेंस। अगर ये समझ में आता है तो एविडेंस पूरा आता है आप पे। बात समझ में आ रही है? अब कन्फेशन भी, कौन सा कन्फेशन काउंट होगा यहाँ पर जो हियर से एविडेंस में का एक्सेप्शन के तौर पर कहलाएगा, एडमिट किया जा सकता है जिसे? कौन सा कन्फेशन? एडमिशन तो समझ में आ गया, कन्फेशन क्या हुआ? कन्फेशन भी तो होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। अब इसमें क्या होता है बताओ? सर एडमिशन में जो और कन्फेशन में अब डिफरेंस पूछेगा वो यहीं पे ही। जब आप बताओगे दो तरीके की चीजें, तो उनको सबसे पहले वो क्या करेगा, अपनी कॉपी में नोट कर लेगा, क्योंकि वो सवाल अपने साथ लिख के नहीं लाते, वो आपके ही जवाबों में सवाल ढूंढते हैं और उन शब्दों को पकड़ लेते हैं, उन शब्दों पर ही नोट लिखते हैं, और वो फिर उन्हीं पे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। बताओ अब, वो अलग से कोई सर जो फाइल नहीं लिख के मजिस्ट्रेट और लाते। न्यायालय, हाँ हाँ, बताइए। मजिस्ट्रेट और न्यायालय के अलावा किसी जैसे दोस्त, डॉक्टर, मित्र, पुलिस, ऐसे होता है ना, उनके सामने जो की जाती है वो होती है मतलब किसी के पर्सन से। जो अथॉरिटी है, पर्सन इन अथॉरिटी, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के सामने, पर्सन इन अथॉरिटी कौन हो गई, जुडिशियल ऑफिसर हो गए आपके, उनके अलावा किसी भी व्यक्ति के सामने अगर कोई व्यक्ति अपने जुर्म को स्वीकार कर रहा है कि हाँ साहब मैं ऐसा करके आया हूं, समझ में आ रही मेरी बात? तो वो एक्सेप्ट किया जा सकता है क्या?
एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो कैसा एविडेंस कहलाएगा? अब देखो मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया, इसको वो घुमा करके डायरेक्ट इतना ना पूछ करके वो सीधे आपसे पूछ सकता है कि कोई व्यक्ति अगर थर्ड पर्सन को ये बात बता दे तो वो किस एविडेंस के अंदर आ जाएगा? तो वो हियर से एविडेंस के अंदर आ जाएगा। क्या वो एक्सेप्ट किया जा सकता है? तो कहोगे किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? तो गोल्डन रूल का एक्सेप्शन है और किस सेक्शन के अंतर्गत आता है। क्लियर हो रही है बात? बस। अब वैसे तो सवाल तो बहुत बनते हैं एडमिशन कन्फेशन पर, लेकिन अभी छोड़ो इसको। आगे कौन सा सेक्शन बताया था आपने? सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 क्या कहता है इसी चीज के बारे में बताओ। क्या डाइंग डिक्लेरेशन हियर से एविडेंस होते हैं? सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि आपने अभी गोल्डन रूल के रिगार्डिंग ही आंसर दे रहे हो, पर मैं इसके अंदर ही सवाल पूछ रहा हूं आपसे बार बार। पूनम जी बताइए। हाँ जी सर, ये सेक्शन 32 हेयर से एविडेंस का अपवाद माना जाता है सर। क्यों माना जाता है? पहले तो ये बताओ कि क्या 32 के जो अंदर बातें बताई हुई हैं, जो सरकमस्टांसेस बताई हुई हैं, क्या वो हियर से एविडेंस होती हैं, और होती हैं तो क्यों होती हैं? सर पहले जैसे अपन 32 का फर्स्ट ही माने, जैसे मरने वाला व्यक्ति है, वो कोई कथन करे तो खुद तो आएगा ही नहीं, जो कह गया बात तो वो हेयर से में आ जाएगी सर फिर समझ में आ उसके। रही है बात? लेकिन क्या अगर कोई व्यक्ति खुद ही कोर्ट में जाकर के गवाही दे दे, मरते समय जज ही उसके सामने हो, और वो तब कह के चला जाए, तो क्या वो फिर भी हेयर से एविडेंस होगा क्या? नहीं सर, तब वो उसका लेकिन डायरेक्ट वो ही माना ऐसा जाए। तो नहीं है डायरेक्ट डिक्लेरेशन नहीं हो। बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर, डायरेक्ट डिक्लेरेशन ये ही है। चीजों पर ध्यान दिया करो, शब्दों को पकड़ा करो। एविडेंस ऐसे नहीं है कि उसने उस व्यक्ति को कह दिया यही हियर से एविडेंस हो गया। आपसे क्वेश्चन घुमा करके ये पूछा जाएगा कि बताओ जुडिशियल ऑफिसर के सामने कह रहा है वो ये सारे बयान दे रहा है, उसने बता दिया कि साहब मोर को ऐसे ऐसे उसने मारा है। अब अब आपके सामने ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? आपने ऐसे एग्जाम्पल भी तो बता दिया, लेकिन तथ्य पूरे नहीं है। ये एग्जाम्पल सटीक है, पर तथ्य इसमें पूर्ण रूप से नहीं निकल के आते। अब उनको समझो कैसे निकल के आते। मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट एविडेंस जो होता है, आपको पता कैसे चलेगा कि यस एविडेंस है या नहीं है? तो जिस व्यक्ति ने फैक्ट इशू को होते हुए देखा है, सुना है, यही तो पढ़ा था ना, परसीव बाय द सेंसेस। तो जो सेंसेस से ग्रहण कर रहा है ऐसी चीज को होते हुए, वही उसका क्या होता है? डायरेक्ट एविडेंस होता है। और डायरेक्ट का अपोजिट क्या होता है? जब वो मरते समय कोई बात कह के जा रहा है किसी व्यक्ति के सामने कि साहब मुझको तो अभी ट्रक ने मार के गया है, लेकिन उसने उसे होते हुए ही नहीं देखा, केवल वो व्यक्ति पड़ा हुआ था और ऐसी हालत में था कि वो मरने ही वाला हो, और उस समय उसने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे ट्रक मार के गया है। किसने कहा ये बात? डायरेक्ट एविडेंस कौन था? वो खुद था ना, व्यक्ति जो मरने वाला है। उसने किसी थर्ड पर्सन को बताया, लेकिन उसने तो कुछ होते हुए नहीं देखा। तो उसके लिए वो सारी चीजें क्या हो गई? ईयर से हो गई। किसके लिए हुई ये बातें? मरने वाले व्यक्ति के लिए, या जो सुन रहा है इन बातों को उसके लिए? जो सुन रहा है। जो सुन रहा है, अरे वही तो विटनेस के तौर पर जाएगा ना, कॉम्पिटेंट विटनेस वही तो बन के जाएगा वहां पे कोर्ट में, वही तो गवाही देगा आगे जाके। तो वही तो चाहिए हमें। और वही क्या कर रहा है वहां पर? अब बताएगा साहब हियर से एविडेंस। लेकिन देखो यहीं पर एक और सवाल छुपा हुआ है। सवाल तो बहुत है। अब आपके सामने फिर से एक और सवाल आ जाएगा। अब जब आप स्टेटमेंट कोर्ट के सामने पेश करने जाते हो कि साहब ऐसे ऐसे वो व्यक्ति मेरे सामने इस तरीके का डाइंग डिक्लेरेशन देके गया है, करके गया है, तो कोर्ट आपसे क्या पूछती है उस केस में? कोर्ट ये पूछती है कि बताओ, सबसे पहले आपसे वो डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करेगी क्या? पहले हियर से एविडेंस के कर लेगी क्या हाथ की हाथ? उससे पहले की स्टेप क्या लेता है वो? अच्छा बताओ, ये थोड़ा टिपिकल हो गया आपके लिए, सवाल समझ में नहीं आया होगा। अगर मैं ये कहूं कि हियर से एविडेंस, ध्यान से सुनना सवाल, कि जो व्यक्ति मर गया है और उस मरे हुए व्यक्ति के स्टेटमेंट को वो कोर्ट में जाकर के बयान के तौर पर दे रहा है, तो वो विटनेस बन गया।
अब उस व्यक्ति के ऊपर बर्डन किस बात का आएगा सबसे पहले, जब वो डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में एडमिट करवाने के लिए कहेगा, तो कि वो क्या चीज को साबित करे कोर्ट के सामने। सर वो व्यक्ति मर गया है। डेथ को साबित करना पहले जरूरी है, तभी जाकर के क्या चीज एक्सेप्ट की जाती है। मृत्यु स्टेप का समझ में आई ना? डिक्लेरेशन। किस सेक्शन में बताया हुआ है ये बात? सर 104 में। सेक्शन नंबर 104 में बता रखी है ये बात। समझ में आ रही बात कैसे घुमा रहा है क्वेश्चंस को? तो क्वेश्चन बना ये कि बर्डन ऑफ प्रूफ वाला चैप्टर आ गया ये। तो क्या बताना है? चैप्टर नंबर 7 104 ये बात कहता है कि जब भी डाइंग डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी तो उससे पहले कोर्ट क्या एडमिट कर लेगी, क्या उसे याद, उससे पहले आपको एडमिट करवाना होगा या एक्सेप्ट वो सबूत देने पड़ेंगे डेथ के कारण के, कि वो व्यक्ति मरा है भी या नहीं है, तभी तो डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करेगा वो आपकी। क्लियर हो रही है बात? और बताओ कौन से सेक्शंस आते हैं? ये जनरल जनरल बातें चल रही है हमारी, अंदर से कुछ नहीं चल रहा है इसमें से। और बताओ क्या सेक्शन आते हैं? सेक्शन 60 का प्रोवाइजो। सेक्शन नंबर 60 का प्रोवाइजो, बहुत बढ़िया। और कुछ भी आता है क्या? हाँ, वो एक्सपर्ट ओपिनियन ही तो बताया उन्होंने, प्रोवाइजो में वही तो लिखा हुआ है। क्या प्रावधान है उसके बारे में? क्यों एक्सपर्ट ओपिनियन? ध्यान रखना ये बात। क्या मुद्दा बताना है सबसे पहले? आपको कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होगा तभी तो आंसर दे पाओगे। तो पहले तो ये बताओ कि एक्सपर्ट ओपिनियन हियर से एविडेंस होता कब है। ये सारे के सारे सवाल जो पूछ रहा हूं ना, ये इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे, इसलिए लिख लेना जरूर। इसी के साथ ही आंसर बनाता जा रहा हूं, क्वेश्चन भी हाथ के हाथ आ रहे हैं इसमें। एक्सपर्ट की ओपिनियन किसी ना पुस्तक में लिखी हुई हो ना सर, और वो मर गया है फिर, जो उसका राइटर था, तब भी होगी सर। क्या शब्द यूज किया गया है वहां पर ऐसा? अच्छा, डेथ नहीं हुई उसकी? ऐसे नहीं बताते। ऐसे अगर आप बताओगी तो आप खुद फंस गई उसमें सवाल में। भाई वो है तो डाइंग डिक्लेरेशन ही। क्या वो 32 के अंदर नहीं आएगा क्या? वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान ही तो लिखी होगी उसने किताब, वो जिसमें से वो पढ़ के ट्रीटीज बता रहा है। या तो वो व्यक्ति मर गया है, इसका मतलब कोर्ट में नहीं आ सकता, या वो मिल नहीं रहा है, कोई ना कोई वजह तो होगी, तो वो तो नहीं आ रहा। अगर वही आता तो वही हमारे लिए विटनेस नहीं बन जाता कि वहां पर कोर्ट में। और उसकी पढ़ी हुई लिखी हुई किताब से लेकर के कोई व्यक्ति ओपिनियन दे रहा है अपना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यही चीज देखनी है आपको। मैंने कहा ना, प्रिंसिपल्स नहीं भूलने हैं। जहां प्रिंसिपल खत्म हुआ वहां दुर्घटना घट जाएगी आपके साथ। वहां तो जिंदे हैं लोग। तो वहां पर जो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा होगा, सपोज करो उसने किसी किताब को पढ़ा है, किसी किताब में से पढ़ करके देखो, मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट एविडेंस कैसे काउंट किए जाते हैं? डायरेक्ट एविडेंस हमेशा किससे काउंट किए जाते हैं? क्या उसने फैक्ट्री इशू खुद देखा, उसको होते हुए देखा क्या? उसने तो किताब पढ़ के ओपिनियन दिया है अपना। अगर वो खुद एक्सरसाइज करता है तब जाकर के वो डायरेक्ट एविडेंस कहलाता है। बात समझ में आ रही है? यही चीज में इंपॉर्टेंट होती है। खुद ने किया है तो फिर हो जाएगा वो काम, वो डायरेक्ट एविडेंस है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख करके अगर वो ओपिनियन दे रहा है केवल, तो वो कैसे हो गया बताओ? फिर तो वही व्यक्ति बुलाया जाएगा ना उसके लिए जिसने पोस्टमार्टम किया है। समझ में आ रही बात?
और बताओ साहब, और कुछ भी है क्या इसमें? अच्छा, एक ही प्रोवाइजो है सेक्शन नंबर 60 में, और भी प्रोवाइजो है? सर दो प्रोवाइजो है, दो लेकिन इस हैं। एक्सेप्शन तो सर एक ही है ये। एक्सेप्शन एक ही है। चलिए, इतना समझ में आ गया ना सारा कुछ, किस तरीके से चल रही हैं चीजें। चलिए, अब आ जाते हैं अपने किसके ऊपर। वैसे तो जनरली ऐसा होता है कि बेस्ट एविडेंस को ऊपर लिख करके फिर हियर से एविडेंस काउंट किए जाते हैं। अब बताओ, आपका गोल्डन रूल ये जो बेस्ट एविडेंस से रिलेटेड है, ये क्या बताता है? सर इसमें 64 और 91 आएगा सर सेक्शन। ध्यान रखना एक चीज, जब भी किसी लॉ को पढ़ा जाता है, समझा जाता है, तो मेन दिमाग में जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या है कि जिसने इस लॉ को बनाया है वो किस उद्देश्य से बनाया है, ऑब्जेक्ट क्या था उसका। समझ में आ रही बात? तो वो बना इसलिए रहा है कि लोगों को न्याय मिल सके और कोर्ट को टाइम बच जाए और कोर्ट जल्दी से जल्दी न्याय कर पाए उस पे। इसलिए तो एविडेंस का काम किया गया है, बनाया गया है एविडेंस लॉ को। तो उसने क्या किया, यहां पर भी क्या देखा, बर्डन नहीं बढ़े कोर्ट पे। दूसरा क्या देखा था, हियर से एविडेंस भी इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो कि बर्डन नहीं बढ़े कोर्ट पे। यहां पर भी क्या कर रहा है, बर्डन नहीं बढ़े कोर्ट पे। घुमा के तो लिखा है बस बात को। क्यों? क्योंकि अगर सीधे ही बेस्ट एविडेंस आ जाएगा तो कोर्ट को दिक्कत आएगी क्या किसी चीज केस को डिटरमाइन करने में? वो तो हकीकत कर देगा उसको। तो यहां पर बेस्ट एविडेंस के बारे में कहा है कि भैया सबसे अच्छा जो एविडेंस होगा वो ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो बताओ साहब, कौन से ऐसे आपके बेस्ट एविडेंस में आते हैं? सर आई प्राथमिक विटनेस साक्ष्य। सेक्शन बताते साक्ष्य जाओ, आई विटनेस क्या होता है। हाँ, क्या बता रहे हो? सर दस्तावेजी साक्ष्य में जो प्राथमिक साक्ष्य होता है ना, वो बेस्ट एविडेंस होता है सेक्शन 64 में। बहुत बढ़िया। देखो, आज तक जनरली लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में। लोग काउंट क्या करते हैं, जैसे आपने अभी बताया इस बात के बारे में कि दस्तावेजी साक्ष्यों के बारे में, मेरी थोड़ी हिंदी इतनी बढ़िया नहीं होगी इस चीज में क्योंकि इंग्लिश में पढ़ा है मैंने। तो जो भी प्राइमरी एविडेंस होते हैं वो काउंट किए जाते हैं बेस्ट एविडेंस के तौर पर, जब किसकी बात हो रही हो, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को अगर पेश करना हो एविडेंस के तौर पर। लेकिन इन्होंने सेक्शन क्या बताया, लोग क्या बताते, अगर इस सेक्शन को पूछता कोई तो क्या बताते, सेक्शन 62 बताते। क्योंकि प्राइमरी एविडेंस के बारे में डिफाइन ही वहां कर रखा है, जबकि ये आंसर ही गलत है। आंसर क्या है, 64 है। क्यों है? क्योंकि वहां पर साफ साफ मेंशन कर रखा है कैसे प्रूव किया जाएगा और किस चीज से प्रूव किया जाएगा। तो उन्होंने कह रखा है, वहां पर साफ साफ लिखा है कि प्राइमरी एविडेंस से ही सबसे पहले प्रूव किया जाएगा, उसके बाद ही सेकेंडरी एविडेंस या एक्सेप्शनल जो केसेस हैं, अदर जो सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें सेकेंडरी एविडेंस को लिया जाएगा। और सर सेकंड जो है ना सर, सेक्शन 91 है इसमें। जैसे कोई संविदा अनुदान या जो संपत्ति का डिस्पोजल है, यदि वो लिखित में किया हुआ है तो वो लिखित ही पेश करे। हम्म। लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में काम करता है ना। चलिए, इन्होंने पहले बताया केवल सेक्शन नंबर, अच्छा ये तो सीधे ही 64 पे पहुंच गई थी। क्या 60 सेक्शन नंबर काउंट नहीं होगा इसके अंदर? सेक्शन नंबर 60 अभी आपने बताया ना, आई विटनेस। आई विटनेस कौन है? डायरेक्ट विटनेस हो गया ना, वो डायरेक्ट एविडेंस है वो, कि उसने डायरेक्ट देखा उसे होते हुए। तो सबसे पहला तो यही है आपके लिए सेक्शन नंबर 60, है कि नहीं? अच्छा, वो अगर आपसे ये पूछ ले कि ओरल एविडेंस होता क्या है, तो क्या बताओगे?
कोर्ट के सामने जो बयान दिए हैं वो सब ओरल एविडेंस है। सेक्शन कहाँ बता रखा है इसके बारे में? एविडेंस में? वहां तो एविडेंस डिफाइन कर रखा है कि एविडेंस दो तरीके के होते हैं। हाँ पूनम जी बताइए। देखिए चुप मत रहिए, बोलते जाइए। 59 में ही तो बता रखा है। क्या कहता है वो? ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। फिर सेक्शन नंबर 60 क्या कहता है? हाँ, दस्तावेजी साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो भी साक्ष्य। साक्ष्य दिए जाएंगे इसका मतलब मौखिक क्या कहा साक्ष्य द्वारा उसने? पेश किए। उसने साफ साफ लिख दिया कि ऑल फैक्ट्स, शब्द यूज क्या किया है उसने? ऑल फैक्ट्स मे बी गिवन एज अ एविडेंस बाय द ओरल एविडेंस। क्लियर हो रही है बात? शब्द, मैंने क्या कहा, लॉ केवल शब्दों पर चलता है। अगर आपको वर्ड्स पता है, शब्द पता है, तो आप सब चीज समझ सकते हो। और यही चीज में भूल हो गई तो वो वही शब्दों को ही तो पकड़ेगा, आपको वहां पे जाके करेगा क्या? वो चेक करेगा कि यार इसको ठोक बजा के देख तो लूं कि इस पे आता है या नहीं आता है। क्लियर हो रही बात? तो यहां पर आपके सामने यही सवाल आता है सबसे पहला कि ओरल एविडेंस क्या होता है, क्योंकि देखो सवाल हम साथ साथ चलते जा रहे हैं, काउंटिंग करते जा रहे हैं चीजों की। क्योंकि वो जब सवाल पूछेगा तो एक थोड़ा ना पूछेगा, उसमें सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल पूछता जाएगा। तो पहला हमें बेस्ट एविडेंस में पता चला, तो बेस्ट एविडेंस को जब हम देख रहे हैं तो हमें एक और चीज पता चली कि ओरल एविडेंस बता कहाँ रखा है। जैसे कि आपने कहा, तो आप उसे एक्सप्लेन कैसे करोगे अगर वो पूछता है तो उसके बारे में? तो आप बताओगे कैसे कि एविडेंस सेक्शन नंबर 3 में बता रखा है कि दो तरीके के एविडेंस होते हैं, एक ओरल और दूसरा डॉक्यूमेंट्री। ओरल एविडेंस जो है सेक्शन नंबर 59 में एक्सप्लेन किया गया है, और वहां पर बता रखा है जितने भी फैक्ट हैं और उनको क्या माना जाएगा, एविडेंस के तौर पर उनके रिगार्डिंग एविडेंस दिए जा सकते हैं, और वो ओरल एविडेंस कहलाते हैं। ठीक है? लेकिन किन को छोड़ करके? जितने भी डॉक्यूमेंट हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उनको छोड़ करके। अब वो पूछेगा बताओ कि ओरल, अगर इसको इसको इसका एक्सटेंशन कहां मिलता है कि ओरल एविडेंस है क्या, कैसे बताओगे फिर? तो अब ऑल फैक्ट्स की जब बात की गई है, तो वो फैक्ट जिनको बात कर रहा है वो फैक्ट मिलेंगे कहां पर? उनको एक्सटेंशन कहां दिया गया है उन्होंने? वो क्या है सेक्शन नंबर 60 में। और वो कह रहा है साफ साफ यहां पर कि जितने भी फैक्ट आपने सुने हैं, जितने भी फैक्ट आपने देखे हैं और अदर सेंसेस से परसीव किए हैं, वो सारे ओरल एविडेंस के तौर पर काउंट किए। इसलिए ही उसको कहा, लिखा हुआ है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। और कैसे हो रहा है वो डायरेक्ट? फैक्ट इन इश्यूज को डायरेक्ट देखा है, सुना है। फैक्ट इन इशू क्या है? एक फैक्ट ही तो है, इशू तो बना है उस बात पर, लेकिन उससे पहले तो वो फैक्ट ही है जिसको देखा है, सुना है, समझा है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर सेक्शन नंबर 60 और आपके सामने 64। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। आपने अभी कहा कि जो बेस्ट एविडेंस है वो सेक्शन नंबर 64 बताता है। इसका मतलब एविडेंस किस तरीके से, अगर आपसे पूछे कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को एज अ एविडेंस के तौर पर कोर्ट में प्रूव करना है, तो किस तरीके से किया जा सकता है? कौन से तरीके हैं? सर प्राथमिक साक्ष्य और सेकेंडरी एविडेंस दोनों पेश करके। आगे ना अपनी बात पे। तो प्राइमरी एविडेंस और दूसरा सेकेंडरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस का तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो वही देना है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि क्या सेकेंडरी एविडेंस बेस्ट एविडेंस नहीं हो सकते? समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? क्या पूछा मैंने आपसे? आपने तो कहा सेक्शन नंबर 64 में, वो आपसे घुमा करके पूछेगा, सीधे क्वेश्चन तो आप दे ही दोगे आंसर उसके कि आपने पढ़ रखा है, 64 में लिखा हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है वो? आपसे पूछ रहा है कि बताओ ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, ऐसी कौन से सरकमस्टांसेस हैं कि
या तो ये पूछेगा कि सर्कमस्टांसेस बताओ जिनके अंदर सेकेंडरी एविडेंस भी बेस्ट एविडेंस बन जाता है। सर इसमें सेक्शन 65 की कंडीशन प्रूफ करनी पड़ेगी, फिर ही नहीं तो फिर आपसे वो एविडेंस। क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा बताओ क्या सेकेंडरी एविडेंस का कोई वैल्यू नहीं होती, क्या वो बेस्ट एविडेंस नहीं हो सकते? तो आपको फिर क्या आंसर देना है, वही चीज बतानी है आपको वहां जा करके। तो ऐसा कह दिया कि भाई 64 में होती है, तो क्वेश्चन दूसरा यही पूछेगा वो आपसे कि बताओ सेकेंडरी एविडेंस बताओ तुम, कि भाई तुमने ये तो बता दिया कि हाँ चलो बेस्ट एविडेंस है, तो बेस्ट एविडेंस ये मान लिया, तो सेकेंडरी एविडेंस बेस्ट एविडेंस नहीं है आपके मतलब? फिर सर अगर हो ऐसा, सकता है सेकेंड। हाँ बिल्कुल बेस्ट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो ऐसी बात करेगा आपके सामने, तो आपसे फिर यही पूछेगा कि अगर आप जब मना कर दोगे कि नहीं होता, तो वो पूछेगा फिर बताओ ऐसा क्यों लिखा है सेक्शन नंबर 61 में कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को आप ऐसे एविडेंस से प्रूव कर सकते हो जो प्राइमरी और सेकेंडरी हो। लिखा है कि नहीं लिखा वहां पे? तो आपका ये आंसर ऐसे ही घूम के आएगा, 61 भी आएगा वहां पर, 64 भी आएगा वहां पर, और 65 की सर्कमस्टांसेस आएंगी, और ये रट लेना उसमें से 2 या 3 आपको पता होनी चाहिए जो मेन है, क्योंकि वो छुट्टे ही आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा और आप कोई भी ग्राउंड बताओगे वहां पे जाते ही, तो वो 66 के नोटिस के बारे में जरूर पूछेगा आपसे। अब ये 66 का नोटिस क्या कहता है और 65 का क्लॉज 1 क्या कहता है, उसके बारे में कोई बताएगा कुछ? 65(1) में तो सरकार से देखी कि कब किन हालातों में अपना सेकेंड एविडेंस एक्सेप्टेबल होगा। और 66 में नोटिस बता रखा है कि जो बंदा चाहता है उस एविडेंस को, तो उसको नोटिस देना पड़ेगा अगले पार्टी को। और यदि उसमें फिर सर्कमस्टेंसेस दे रखी है कि कहाँ पे नोटिस देने की जरूरत नहीं है 66 में। ठीक है। तो उसमें अब 3-4 सर्कमस्टेंसेस है कि यदि वो डॉक्यूमेंट खुद ही अपने आप में नोटिस हो, या फिर उसके पास फ्रॉड तरीके से उसने एक्सेप्ट गेन किया हो एविडेंस, या फिर उसके पास कोर्ट में मौजूद हो उस समय इसको जिससे नोटिस जिससे वो एविडेंस लेना। ठीक है। हाँ ललिता जी आप बताइए। सर 65 के क्लॉज ए में दे रखा है कि जिसके कब्जे में या जिसकी पावर के अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसको नोटिस देने के बाद भी, 66 का नोटिस देने के बाद भी यदि उसे पेश नहीं करता है, फिर सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है सर। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो प्रूफ करना पड़ेगा इसके लिए भी। तो उनको बताना आपको पड़ेगा ना 66 का नोटिस दे दिया है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसका मतलब जब आप सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बताओगे कोर्ट को, तो आपको कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी सरकमस्टांसेस थी। भाई वैसे अगर आप कभी केस करते हो या क्लेम करते हो कोर्ट में जाकर के, और जिस डॉक्यूमेंट की आप गवाही गवाही दे रहे हो कि साहब ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, और वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हो, तो कोर्ट केस लेगी क्या आपका? मना कर देगी कोर्ट की भाई मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूं जब तुम ये कह रहे हो, तो जबकि हमने तो पढ़ा है कि प्राइमरी एविडेंस ही देना चाहिए, वही अपने आप में प्रोड्यूस होगा कोर्ट में। लेकिन आपने तो क्या घुमा दी बात की, आपके पास डॉक्यूमेंट है नहीं और कह रहे हो अपोजिट पार्टी के पास है, तो वो क्यों देगा डॉक्यूमेंट आपको? तो कोर्ट क्या कहेगी कि पहले तो किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट पहुंचे, और क्या आपने वो नोटिस उसको पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया कि डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर दे। और अगर वो पेश नहीं करता है तो ऐसी सरकमस्टांसेस में, क्लियर होगी बात? अच्छा मैं एकदम से मेरे को एक चीज याद आई इसमें, मैं भूल गया था आपको बताना। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के बारे में बात कर रहा था मैं, कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में जो क्वेश्चन बनता है यहीं से ही बता, तो मैं आगे भी दूंगा उसे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कोई पत्नी जो है, ठीक है, किसी वाइफ को किसी के हस्बैंड ने, ध्यान से सवाल सुनना, किसी के हस्बैंड ने कोई बात बताई और उसने अपना जुर्म जो है स्वीकार कर लिया उसके सामने, तो क्या वो कोर्ट में गवाही दे सकती है कि जाकर के? नहीं दे सकते सर, ये विशेषाधिकार संसूचना में आ जाता है। समझ में आ गई ना बात? तो फिर वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंदर एक एक्सेप्शन के तौर पर काउंट हो जाता है। किसका एक्सेप्शन बन गया वो? हाँ ये क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। क्योंकि वाइफ को पता तो चल गया है, अब वाइफ ने देखा नहीं होते हुए,
वाइफ को बताया गया है। अगर वाइफ खुद देख लेती तो वो गवाही दे सकती थी क्या? तब तो दे सकती थी। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ इसका ऑब्जेक्ट क्या रखा है माइंड में? क्योंकि भाई पत्नी, अगर पत्नी को गुस्सा आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया घर में और उसने दे दिए जाके गवाही उसके खिलाफ, लड़ाई झगड़े में अपने सबूत दिए, वो एक्सेप्ट किया जा सकता है क्या? बोलो आया ना? सर अगर दोनों के मध्य विवाद हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज तीसरे का नहीं दे इसका सकते। मतलब अपने तो दे सकते हैं लेकिन तीसरे का नहीं दे सकते। लेकिन आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन दे आप तीसरे के बारे में जवाब दे रहे हो, तो क्या वो एक्सेप्ट हो जाएंगे क्या? नहीं समझ में आई बात? लड़ाई झगड़ा हुआ है हस्बैंड वाइफ के बीच में, लेकिन वो सबूत जो पेश कर रही है गुस्से में आकर के, वो बता रही है कि मैंने देखा था, तुमने मुझे क्या क्या बताया, सारे राज खोल दूंगी मैं तुम्हारे जाके वहां पे। नहीं बता सकते सर। कंसेंट तो खुद कर सकती है क्या ऐसा? खुद तो नहीं कर सकती ना, कोर्ट ही नहीं एक्सेप्ट करेगी उसके ऐसी चीजों को। अब मेरा मेरा जो मुख्य सवाल है वो समझो, मैं क्या कह रहा हूं। ऐसा प्रावधान क्यों डाला गया होगा इस एक्ट के अंदर? सर विवाह को बचाने के लिए। समझ में आ रही बात? यही ऑब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपसे, वो विवाह को बचाने के लिए कि भाई उनके चक्कर में विवाह तो बाद में बचे ना बचे वो बात अलग है, वो बचाना चाहते हैं उनके बीच का ट्रस्ट, उनके बीच का क्या, उनके बीच का विश्वास, कि जो उसने अपनी वाइफ को ऐसा कम्युनिकेट किया है तो वो किसी विश्वास पर ही तो किया होगा उस टाइम पर। भाई चोरी करके आया, डकैती करके आया, सारे काम कर रहा है उसके लिए, और उसी ने ही सारी पोल खोल दी उसकी वहां जाकर के। समझ में आ रही बात मेरी? तो इसी ट्रस्ट के उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ही ये एक्सेप्शन डाला गया है प्रोविजन में। क्लियर हो गई बात? अच्छा, सेम इसी तरीके का प्रोविजन कहां दे रखा है? जहां पर किसी केस में किसी बात को एक्सेप्ट तो कर लिया जाता है, लेकिन आपको अगर कोई बात बता दिया उसे कोर्ट में जाकर के गवाही नहीं दे सकते उसके बारे में। सर और कोर्ट को अगर 126 कौन सा 126 वकील और जो क्लाइंट के बीच में वार्ता होती है वो वो। वो तो वहां पर दे रखी है, वो तो सर वकीलों वाली ये बात हो गई। राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। हाँ, राम भरोसे, बिल्कुल सही। और बताओ क्या है? चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ, ये तो थोड़ा इनडायरेक्ट चीज हो जाएगी, नहीं समझो, टॉपिक से बाहर चले जाएंगे। खैर, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपका। सपोज सपोज करो कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, किसी बात ए और बीच के बीच में डिस्प्यूट हो गया किसी चीज को लेकर के, केस चला रहे हैं वो दोनों, लेकिन वो चाहता है कि हम दोनों के बीच में क्या हो जाए, सेटलमेंट हो जाए। और सेटलमेंट के लिए वो क्या करता है, अपनी गिल्ट जो है, गिल्ट वो पनिशमेंट ऑफेंस वाली नहीं, जो भी चीज उसने की है कि कैसे ब्रीच हुआ, क्या हुआ, हमारे तालमेल बैठ जाए, इसलिए वो सारी बातें एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि हाँ मुझसे कुछ गलती हुई है। समझ में आ रही बात? तो अब वो कह रहा है कि हाँ मुझ पे गलती हुई है और वो एक्सेप्ट कर लेता है और सारी बातें उसको बता दी उसने। अब वो जो व्यक्ति है जिसने सुना है वो तो सेटलमेंट के लिए तैयार हो गया, और वो व्यक्ति कहां पहुंच जाता है सीधे जाके, कोर्ट में। अब वाइफ के लिए तो प्रिविलेज देख लिया आपने, ऐसे व्यक्ति के लिए कैसे प्रिविलेज दोगे जो आपके ही अगेंस्ट पार्टी और आप उसी को जाकर के सारी बातें बता रहे हो? ऐसा कहां लिखा है? सर 128। हाँ हाँ, सेक्शन नंबर 23 में ही ऐसी बात लिखी हुई है। ध्यान रखना इस बात को। कहां से बात आई है? कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। ये सेम ट्रस्ट और बिलीफ वाली बात थी कि पार्टीज ऐसा कोई, अब ये बताओ कोई वाइफ जो है, किसी वाइफ को कोई हस्बैंड बताएगा कोई बात अपनी, अगर ऐसे चुगली करेंगी तो वो कभी नहीं बताएगा। कॉन्फिडेंस में वो तो डर के मारे कभी कुछ बताएगा ही नहीं उसको। बताएगा क्या? उसे लगेगा सबसे पहले यही जेल भिजवाएगी मुझे अगर कोई झगड़ा हो गया तो। ऐसे ही पार्टी जब सेटलमेंट करती हैं, क्या करती है पार्टीज, सेटलमेंट करती हैं, तो कभी कोई पार्टी सेटलमेंट करेगी? डर के मारे करेगी नहीं, कहेगी केस लड़ना बढ़िया है इसको बताने से बढ़िया। तो
इसी चक्कर में ये प्रावधान सेक्शन नंबर 23 में डाला गया है, कॉन्फिडेंस में रखने के लिए और ट्रस्ट बनाए रखने के लिए कि भाई एक पार्टी जब दूसरी पार्टी से कोई सेटलमेंट के चक्कर में कोई बात कर रही है या कुछ बता रही है, अगर कोर्ट को खुद को पता चल जाए तो एक्सेप्ट नहीं होगा और वैसे भी नहीं होगा अगर पार्टीज ने कहा है आपस में। तो क्लियर हो गई बात? तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चल कहाँ रहे थे हम? सेक्शन नंबर 65 पे चल रहे थे ना। सेक्शन नंबर 65 के बारे में तो आपको पता चल गया, क्या बता रखा है इसमें? सरकमस्टांसेस पता चल रही है ना सेकेंडरी एविडेंस की। 66 के नोटिस के बारे में पता चल रहा है। अच्छा, एक आता है आपके सामने 91। 91 से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजन बता रखे हैं आगे तक के, लेकिन 91 इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बेस्ट एविडेंस क्या कह रहा है कि ओरल एविडेंस का तो क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाए, लेकिन किससे किया जाएगा, बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। टाइटल भी सेम यही डाल रखा है उसका। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि सब तरीके की चीजों की नहीं कहता ये, केवल कितने सरकमस्टांसेस में बता रहा है, ऐसी बात ही है कि जहां पर ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड कर दिया जाता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाता है। तो 92 बता रहा है। सब्जेक्ट मैटर मेन, ये चीजें वो तो विवाद की बात हो जाएगी, उसमें मत जाओ। हम बात कर रहे हैं केवल सब्जेक्ट मैटर के बारे में। कौन से ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं जिनके जिनके ऊपर ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड करके केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ही एक्सेप्ट किया जाता है? यही तो है, यही तो सब्जेक्ट मैटर है इसके सेक्शन नंबर 91 के। कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो, ग्रांट हो, और कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड में मामला हो। अब ऐसा क्यों किया गया है कि भाई इनके अंदर ही ऐसा चीज होना चाहिए? क्यों ओरल एविडेंस को नहीं ले रही है, जबकि ले सकते हैं आराम से, क्योंकि सब में दोनों में डायरेक्ट एविडेंस हुए हैं। सर फिर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ही नहीं, बार बार शर्तें बदलते रहेंगे सर, फिर एक जगह तो रह ही नहीं पाएंगे। विश्वास किया जा सकता है कि किसी पे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही किस पे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट पे कर रहे हैं। सारी चीजें जब डॉक्यूमेंट में रजिस्टर्ड होती हैं तो वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखा रहे? नहीं समझ में आ रही बात? इसलिए वो कहते हैं कि भैया एक्सक्लूड कर दो ऐसे ओरल एविडेंस को, हमें चाहिए ही नहीं, आप तो वो लेके आओ जो जरूरत है हमें। इसी चक्कर में उन्होंने कहा है कि सबसे पहला जनरल रूल तो यही है कि सारे के सारे ओरल एविडेंस काउंट नहीं किए जाएंगे। केवल क्या किए काउंट किए जाएंगे, केवल डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट एविडेंस को एक्सेप्ट करने कह रहा है, और डॉक्यूमेंट के कंटेंट को एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए किस प्रावधान में जाना पड़ता है? एविडेंस के तौर पर अगर आप उसको दिखाना है आपको, कहां पढ़ा था डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश कर रहे हैं ना, तो कैसे एविडेंस पेश किए जाते हैं, वो कहां पर करोगे उनको? अरे वही तो पढ़ा है अभी, पढ़ा है ना। सेक्शन नंबर 61 कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या कह रहा था, प्राइमरी से करो या सेकेंडरी से करो। वहां पहुंच गए ना वापस से, यही बात वहां लिखी हुई है। अब वहां पर आपको एक्सेप्शंस पढ़ने पड़ेंगे इसके कि क्या है एक्सेप्शंस, है ना। प्रोबेट को लेकर के और लाइसेंस वाइसेंस को लेकर के इस तरीके की कुछ चीजें बता रखी हैं। लेकिन अगर एक्सेप्शंस आ जाएंगे आपके सामने, तो फिर एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि वहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, या कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस जहां पर कुछ ना कुछ ऐसी बात विवाद हुए हैं जिसकी वजह से वो वहां पर चीजें लिखी नहीं गई हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर साइलेंट हो गई, या उसके अंदर ऐसी चीज लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कस्टम चल रहा था वहां पर, तो ऐसी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। तो वहां पर फिर ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं, कुछ सरकमस्टांसेस बता रखी हैं, उस सरकमस्टांसेस में छोटी छोटी बातें जो है मुख्य तौर पर याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में ऐसी कुछ चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन जनरल आम तौर पर दो तीन चीजों को याद रखना, बस उससे ही आपका काम चल जाएगा। बस आइडिया दिमाग में होना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं, जैसे कस्टम को लेकर के कोई चीज डॉक्यूमेंट में आपने नहीं लिखी है, क्यों नहीं लिखी है, क्या कारण था, ऐसी चीजें। क्लियर? तो ऐसी चीजें जो है आपके सामने इस बेस्ट एविडेंस के
रूल में आ जाती है। तो आपके 3 बेस्ट एविडेंस में हमने केवल सेक्शन नंबर 100 तक की कुछ प्रोविजंस को कवर करने की कोशिश करी। क्लियर हुई बात अब तक की? समझ में आ रही है चीजें आपको? अब एक और सवाल आपके सामने मेरा, अगर आपसे कोई ये पूछ ले, डिस्प्यूट हो जाए किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, ध्यान समझना मेरी बात को, डिस्प्यूट हो जाए किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, वैसे तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की बात 91 में आपने अभी पढ़ा, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है मुंह जबानी किसी व्यक्ति से, या आपने कहा कुछ और सुना कुछ किसी व्यक्ति ने, तो एविडेंस कहां से लाओगे उसके लिए कि उसका मतलब उसने वही समझा है, या मेरा कुछ और मतलब था और आपका कुछ और मतलब था, और इस बात को लेकर के डिस्प्यूट हो गया और उसे कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ब्रीच हो गया वो, क्योंकि मैंने कुछ कहा, समझ तो हम दोनों रहे कि एक ही शब्द एक है, ध्यान रखना क्या है, शब्द तो एक है, लेकिन इस शब्द को लेकर के डिस्प्यूट हो गया है, क्योंकि मेरी भाषा में उसे कुछ कहा जाता है, इनकी भाषा में कुछ और कहा जाता है उसको, और हम समझ रहे हैं कि दोनों आपस में कुछ ना कुछ कनेक्ट हैं। किस एविडेंस में, किस सेक्शन में लेके जाओगे इस बात को? तो सेक्शन 93 से है सर, 93 से 99 के बीच। 92 में, लेकिन इसको पेश करने की बात कहां की गई है कोर्ट में, कि कोर्ट इसे एक्सेप्ट कर सकती है, कहां पर बता रखा है इस सेक्शन के बारे में? 92 का प्रोवाइजो 6 कौन सा 6 6 में? सर लास्ट प्रोवाइजो में कहा ना, दस्तावेज की भाषा के बारे में वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार वो रिलेवेंट है। सेक्शन नंबर 6 की कह रहे हो क्या आप? 6 नहीं सर, 92 का अच्छा, प्रोवाइजो 92 का 6, हाँ मैंने बताया ना उसका, आप बता सही रहे हो, मैंने भी तो एक्सेप्ट कर लिया ना इस चीज को, बता सही रहे हो, मैं पूछ रहा हूं इस बात के बारे में, सेक्शन में कहां बता रखा है, कि सर एविडेंस तो वहां बता 98 रखा है कि आप दे सकते हो, अब ओरल एविडेंस दोगे मुझे पता है वो तो, क्योंकि वहां सेक्शन नंबर 92 के प्रोवाइजो में लिख दिया इस बात को, लेकिन ये ओपिनियन जब दोगे तो कोर्ट जब एक्सेप्ट करेगी तो किस को बुलाएगी उसके लिए? अरे डिस्प्यूट आपको शब्द से रिलेटेड है, कि वो शब्द क्या है, ठीक है? अब जब डिस्प्यूट उससे रिलेटेड है तो उसका जानकारी व्यक्ति तो बुलाया जाएगा एविडेंस के लिए, तो वो सेक्शन कहां बता रखा है कि कौन से व्यक्ति को लाया जाएगा ओपिनियन के लिए, कि इसका मतलब क्या होता है? हाँ हाँ बताओ, थोड़ा सा पास आ गई। सेक्शन नंबर है 49, चेक कर लो एक बार, वेरीफाई कर लो। सेक्शन नंबर 49 के अंदर जब वर्ड्स को लेकर के डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि आपकी गांव की भाषा है, आपकी शहर की भाषा है, वहां पर उस शब्द का मतलब कुछ और होता है, मेरे घर पे कुछ और है उसका मतलब, और आप कहते हो कि साहब मैंने तो उसका मतलब अपनी ही भाषा में बताया था, अब कोर्ट कहती है कि क्या ये व्यक्ति सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, तो आपके वहां के लोगों को जो जानकार होंगे उनसे ओपिनियन लिए जाएंगे इस शब्द का मतलब होता क्या असल में। समझ में आ रही मेरी बात? वहां पे बता रखा है कस्टम्स के बारे में, बता रखा है ना, प्रिंसिपल्स के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक बार क्या है, सेक्शन नंबर 49 है क्या? सेक्शन नंबर 49 का क्लॉज नंबर है डी। अच्छा डी नहीं है, सी है, सी। यहां पर लिखा है मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑफ और टर्म्स यूज इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? यही तो मतलब हुआ, और बाय पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ द पीपल्स, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में ये चीज बोली जाए, अभी मान लो किसी की कोई जाति है वहां पर कोई और ही लैंग्वेज बोली जाती है, भाषा ही अलग बदल जाती है उनके, कोई सिंधी लैंग्वेज है, सिंधी लैंग्वेज में उसका मतलब कुछ और होता है और हमारे कुछ और होता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे शब्द का यूज किया है, या तो कोई एरिया वाइज कोई शब्द भाषा बदल जाए, या क्या होता है कभी कभी कम्युनिटी वाइज, क्लासेस ऑफ द पीपल वाइज भाषा बदल जाए। अब कोई पंजाबी है, पंजाब में रह रहा है, तब तो सब लोगों की एक ही भाषा होगी, लेकिन पंजाब का व्यक्ति यहाँ आ जाए और कुछ भाषा बोले, अब कोई ब्रजवासी है, ब्रज में कोई और भाषा बोली जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज भी एविडेंस के तौर पर काउंट की जा सकती है, इसके लिए ओपिनियन लिए जाते हैं वहीं के व्यक्तियों से। सेक्शन नंबर 49 इस तरह की बात करता है।
तो ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच है जिस तरीके की बातें आपसे करी जा रही हैं। एक और प्रैक्टिकल सवाल आपके सामने, जैसे कि सपोज करो कोई व्यक्ति है, ये ए नाम का व्यक्ति है, इसकी उम्र सपोज करो 11 साल है, और ये क्या करता है, ये बी नाम के व्यक्ति का गला काट के भाग जाता है, गला काट देता है, या इसको बंदूक से गोली चला करके मार देता है और भाग जाता है। बताओ किस सेक्शन के अंदर एविडेंस के तौर पर काउंट करेगा ये? कौन से एविडेंस इसके अंदर लिए जाएंगे कि इस बात को प्रूफ करने के लिए इसको, क्योंकि ये बच्चा कितने साल का है, किस सेक्शन के अंदर आएगा, बेनिफिट मिलेगा कि कुछ इसे? 118? ये विटनेस थोड़ा है, अपराधी है। सर 83 में आएगा, लेकिन ये कार्य की प्रकृति को समझता है, इसलिए उसको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। कार्य की आपको प्रकृति और परिणाम को समझ रहा है तो क्यों देंगे सर? बस 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 बस, इन्होंने कहा कार्य की प्रकृति को समझ रहा है, मतलब नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट हो है उसको। ये कैसे पता चला, इसका एविडेंस कैसे दिया जाएगा? सर वो भाग गया, गर्दन काटते वरना रुकता वहां। समझ में आ रही मेरी बात? क्या कहा मैंने? मैंने कहा था कि ए नाम के व्यक्ति ने 11 साल का जो था, उसने बी को मारा और मार करके भाग गया। उसका भागना क्या शुरू कर रहा है, उसका कंडक्ट तो बता रहा है, और कंडक्ट आएंगे इसी बात पर जो आप बता रही हो अभी। कंडक्ट में नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता चल रही है उसकी। अब आपने जो ये कंडक्ट वाली बात कही है, किस सेक्शन के तहत आती है? इंडियन एविडेंस एक्ट में, जहां पर इसका एविडेंस दिया जाए। सेक्शन नंबर 8 लिख लो इसे, कि उस व्यक्ति का भाग जाना कंडक्ट शो करता है, और सेक्शन नंबर 8 में आता है। चलो अब बताओ सेक्शन नंबर 8 में कौन सा कंडक्ट कहलाएगा? ये सबसीक्वेंट कंडक्ट कहलाएगा। पूर्व और पश्चात का आचरण सर, ये पश्चात का आचरण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे सवाल भी आपके सामने पूछे जा सकते हैं। ये एक केस था जिसके अंदर इस तरीके की चीज हेल्ड हुई थी। वहां पर वो लड़की थी, उसने अपने हस्बैंड को और अपने ससुर को गला काट दिया था, क्योंकि उसको टॉर्चर किया जा रहा था बहुत दिन से। तो वो एक मौका देख रही थी, उसने देखा कि रात में सब सो रहे हैं, तो तलवार से गर्दन काट कर वो भाग गई थी। ये आईपीसी के अंदर पढ़ा जाता है, लेकिन एविडेंस में कहाँ रोल है इसका? ठीक, तो आप इसके साथ लिख लेना, नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में सेक्शन नंबर 83 में अगर प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो काम करेगी, क्योंकि जब एविडेंस की बात की जाती है तो इंटरप्रिटेशन आपको बहुत काम करता है। अब आपसे यहाँ पर वो आपने क्या बात करी थी, सेक्शन नंबर 11 की, तो सॉरी सेक्शन 11 साल की उम्र थी ना इसकी, तो कौन से आईपीसी के सेक्शन में चले गए थे आप? सर 83 में। 83 में नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देख रहे थे ना इसकी। तो इसका मतलब ये गिल्ट प्रूव हो सकती थी, इसका मतलब इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा उसका, तो इसको पहले प्रूव करना पड़ता है ना इसको। अब एविडेंस एक्ट में कहां पर प्रूव किए जाते हैं ऐसे एक्सेप्शंस की? जनरल एक्सेप्शन में आएगा। समझ में आ रही बात? सेक्शन नंबर 105 में 105। बर्डन ऑफ प्रूफ ये बता देता है आपको कि ये जनरल 105 का। एक्सेप्शन। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, जब आपसे ये सवाल पूछ लेगा वो, तो आपसे ये भी पूछेगा, बताओ क्या पूछेगा, कि डिफरेंस बिटवीन जनरल एक्सेप्शंस और स्पेशल एक्सेप्शंस। बात समझ में आ रही है? अब मैंने आपसे क्या पूछा था, 105, और 105 का आपने आंसर दे दिया कि भाई बर्डन ऑफ प्रूफ यहां पर आएगा, और यहां पर जनरल एक्सेप्शंस के तौर पर ले लेंगे, इसे काउंट कर लेंगे। वहीं पर दो शब्द दे रखे हैं सेक्शन नंबर 105 में, और क्या दे रखे हैं कि भैया जनरल एक्सेप्शन क्या होता है और स्पेशल एक्सेप्शंस क्या होते हैं। बताओ भाई पूनम सर जी। जनरल एक्सेप्शन तो सर 76 से 106 में अपन दे दिए, वो तो जनरल है, लेकिन पर्टिकुलर जैसे सेक्शन 300 आईपीसी में
जो दिए एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, तो वो सर स्पेशल वाले हो गए। ये तो आपने सेक्शंस के रेफरेंस बता दिए कि यहाँ पर मिल जाएगा तो वो हो जाएगा, और जनरल क्योंकि वहां लिखा हुआ है तो आपने ही बता दिया। और क्या डिफरेंस है इसमें, मेन डिफरेंस बताओ। तो वो भी स्पेशल हो गया। ये तो डेफिनेशन बता ही दिया ना उन्होंने। इसके अलावा बताओ भाई, क्या इतना ही रोल होता है कि जनरल एक्सेप्शन का और स्पेशल एक्सेप्शन का, कि वो वहां मिल जाएगा तो वो काम कर जाएगा और यहाँ मिल जाएगा तो ये काम कर जाएगा? बोलो। क्या मतलब, कुछ भी? अमेल का क्या मतलब हुआ फिर? जनरल एक्सेप्शन ही इसलिए कह रहे हैं उसे। कोई मतलब नहीं है इस बात का। बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। देखो ऐसे ही सवाल आएंगे आपके सामने, वो कुछ, मैं कुछ खास नहीं पूछ रहा और वो कुछ खास पूछेगा नहीं, क्योंकि उसमें भी इतना ही आता है जितना मैं बता रहा हूँ। मेन बात होती है, जब आईपीसी की बात करते हैं हम, जनरल एक्सेप्शन और स्पेशल एक्सेप्शन की, तो वो गिल्ट को क्या कर रहा है? जब आपको पनिशमेंट, आपने जनरल कंसाइंस लगाया ही नहीं, आपको पता है आईपीसी में क्या बता रखी है, लाइबिलिटीज बता रखी है, वहां पर पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। मैंने क्या कहा था? प्रिंसिपल दिमाग में होगा तो ही काम चलेगा। प्रिंसिपल क्या करता है जनरल एक्सेप्शन में? अगर कोई व्यक्ति जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है तो क्या उसको सजा होती है क्या उस केस में? बताओ, होती है क्या सजा? नहीं होती सर, नहीं होती सर सजा। छूट जाता है वो व्यक्ति, एक्सेप्शन वहां पर काम करते हैं आपके। लेकिन अगर वही व्यक्ति स्पेशल एक्सेप्शन में आ जाए तो क्या वो छूट जाएगा पूरी तरीके से? बोलो। और हम पूरी ये भी तरह कह से रहे हैं नहीं। कि वो एक्सेप्शन है और ये भी एक्सेप्शन है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। बोलो पूनम जी, कुणाल जी बोलिए। देखो, बेफिजूल की बात नहीं है, जैसा भी आता है दिमाग से बोला करो। अगर नहीं बोलोगे तो फिर वहां पे कुछ नहीं बोल पाओगे। हाँ, कुणाल जी बताइए। सर जनरल एक्सेप्शन में तो ये क्या होता है कि सजा तो उस स्पेसिफिक एक सेक्शन के तहत नहीं होती है, फिर वो अलग सेक्शन के तहत हो जाती है। जैसे मर्डर, अब किसी ने मर्डर किया, उसमें स्पेशल एक्सेप्शन में आ गया वो, तो वो कल्पेबल होमिसाइड तो होगा ना सर। मुझे आपकी एक तो लैंग्वेज और में थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस हो रहा है आपकी आवाज में। हाँ, हाँ पूनम जी, क्या कह रहे थे ये बताइए, बताना आप। सर नहीं पता, सॉरी सर। अच्छा, देखिए समझ लीजिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जनरल एक्सेप्शन और स्पेशल एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल काम करते हैं यहाँ पर। ध्यान रखो कि वहां पर ये पनिशमेंट को, देखो लाइबिलिटी की बात करता है ये, और वहां पर सजा देने की बात हो रही है, और ये सजा को खत्म कर देता है पूर्ण रूप से, क्योंकि अगर जनरल एक्सेप्शन में आ जाते हो, ठीक है, चाहे वो पागल की कैटेगरी में हो, चाहे अनसाउंड माइंड वही हो गया, और भी कोई किसी कैटेगरी में आ रहा हो, तो आपको वहां पर पूरा बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ 105 में आपके ऊपर ही होता है। ये बात तो क्लियर है ना? लेकिन हो क्या रहा है, जनरल एक्सेप्शन में तो उसको पूरी रूप से छोड़ रहे हैं, लेकिन स्पेशल एक्सेप्शन में ऐसा नहीं होता है। स्पेशल एक्सेप्शन में उसे सजा तो होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी सजा दे रखी होती है। उससे क्या होती है, उसको रिलीफ मिलता है यहां पर भी, और ये रिलीफ कम मिलता है। रिलीफ की बात है, ग्राउंड क्या है इसका, रिलीफ। और यहां पर तो ज्यादा मिल रहा है, मतलब पूर्ण रूप से मिल रहा है, और वहां पर कम मिल रहा है। जैसे कि 300 के अंदर, जैसे कि इन्होंने अभी कुणाल जी ने एग्जांपल दिया 300 और 299 का। अब मुझे उदाहरण से बताओ, क्योंकि वो उदाहरण ही पूछेगा आपसे। तो आपका शुभ नाम क्या था? कृतिका। तो कृतिका जी, मुझे बताइए एक उदाहरण 399 का, जो जनरल स्पेशल एक्सेप्शन वहां पर काम करे और 299 में आ जाए कोई व्यक्ति। हम्म। और उससे स्पेशल एक्सेप्शन का बेनिफिट, रिलीफ क्या मिलेगा उसे?
बात समझ रही हुई क्या कह रही हैं? बात समझ में आ रही है इनकी? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बेनिफिट तो मिल रहा है लेकिन सजा रुकेगी क्या उसकी? अब उसको 300 में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ की सजा होती वो तो नहीं मिल रही है, लेकिन अब वो किस में कवर हो गया? 304 में कवर हो गया, बजाय किसके? 302 के। 302 से 304 में कन्वर्ट हो गया वो सजा। सजा तो मिली लेकिन कैसी मिली? कम मिली। डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए आज के लिए काफी है, बाकी अपन कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।